नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुनीत और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स रेडियो उड़ान पर। और इस वक्त बज चुके हैं रात के 9, दिन शुक्रवार, और कम्युनिटी कलर्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। कम्युनिटी कलर्स एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें होती हैं डिसेबिलिटी न्यूज़ और साथ ही साथ होते हैं बहुत सारी इंफॉर्मेशंस, जानकारियाँ, सूचनाएँ और बहुत से नए नए सेगमेंट्स भी। फ़िलहाल न्यूज़ बुलेटिन आप प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स में सुनते हैं जिसमें होती हैं डिसेबिलिटी न्यूज़, और बहुत जल्द हम आपके लिए कोई ना कोई नया सेगमेंट लेकर हाजिर हो जाएंगे प्रोग्राम में। हमारा प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स आप बहुत पसंद करते हैं, प्रोग्राम को बहुत प्यार देते हैं, हम आपके इसके लिए तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। हम आपसे ये कहते रहते हैं कि अगर आप किसी तरह का कोई सेगमेंट इस प्रोग्राम में चाहते हैं तो आप हमें सजेशन दिया करें, सुझाव दिया करें, ताकि हम उन्हें अपने इस प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट कर सकें। बहरहाल रेडियो उड़ान सुनने के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.radioudan.com, जहां पर हमारे वेब पेज पर भी प्ले बटन प्रेस करके आप रेडियो उड़ान सुन सकते हैं। और वैसे प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पर हमारी ऐप्स अवेलेबल हैं, और बहुत सारे थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म्स पर जैसे गूगल और एलेक्सा, एप्पल और यहाँ तक कि रिनोवा म्यूजिक पर भी हमारी रेडियो उड़ान स्ट्रीमिंग अवेलेबल है, और ट्यून इन पर भी आप रेडियो उड़ान सुन सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज लाइक करें, हमारे ट्विटर को फॉलो करें, हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स को ज्वाइन करें। प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स आप सुन रहे हैं मेरे यानी पुनीत के साथ। बिना देर किए सबसे पहले आइए सुन लेते हैं न्यूज हेडलाइंस। दिल्ली एयरपोर्ट पर कम गतिशीलता, दिव्यांग यात्रियों के लिए विशेष सहायता। राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान NISD में ऑटिज्म कॉन्क्लेव का आयोजन। सरकारी समारोहों में भाषणों की व्याख्या करने के लिए सांकेतिक भाषा विशेषज्ञ। समावेशी तकनीकी पहल बनाती है विकलांग व्यक्तियों को नौकरी के अवसरों के साथ सशक्त। डेल्टा फ्लाइट प्रोडक्ट्स लाया है कम गतिशीलता वाले यात्रियों के लिए नई सीट प्रोटोटाइप की पेशकश। गुजरात ऑडिट में प्रमुख सरकारी विभागों में विकलांगों के लिए सुविधाओं की कमी। 2 दिव्यांग विद्यार्थियों ने की 10वीं की परीक्षा पास करके विकलांगता पर मात। कुछ ऐसे अपनी कलम से विकलांगों के सपने करती हैं पूरे पुष्पा। जानेंगे लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, क्वियर में क्या है अंतर। बिहार के मधुबनी में शिविर में 44 बच्चों को मिले दिव्यांगता प्रमाण पत्र। सांड के हमले में दिव्यांग घायल। महापरिनिर्वाण मंदिर पर दिव्यांगों के लिए रैंप बनाने की मांग। कैंसर के रोगी को मदद करने आगे आए भारतीय जवान। बेरोजगारों के लिए गुड न्यूज, उत्तराखंड में होगी बम्पर भर्तियां, सीएम धामी ने विभागों से मांगे हैं प्रस्ताव। दिव्यांग जनों के लिए कार्य करने वाली संस्थाओं को मिलेगी मदद। न्यूज हेडलाइंस के बाद बारी डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन की, लेकिन उससे पहले छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आएंगे। सुनते रहिए प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। Hello from Hidden Voices. One vision, one voice. And that has led to more than 1,000 hidden voices getting together to empower visually impaired and economically challenged children and adults across India by opening up the world of books to them. Hidden Voices is a unique reading charity founded by Miss Devi Krishna and co-founded by Miss Maitreyi Rajdev on 28 April 2019. An experienced psychotherapist and a counselor with proficiency in the diverse domains of education and human resource management, Ms. Devi has roped in volunteers from across India to read out and create audiobooks in various languages, with Mr. Sudhish P. as a partner and Ms. Cincy Thomas as its president. Hidden Voices now has a total of more than 1,500 in-house readers and is linked with many clubs from JNU, Pune and South India, which gives it more than 3,000 readers. It has volunteers as young as 5 years to as experienced as 82 years.
The readers are divided into groups according to age and the language chosen. Hidden Voices has now a steady inventory of books, both informative and fictional, in almost 20 languages. The audiobooks have been utilized by various institutions and groups like Fergusson College Pune, Lit the Light, Duty, Madras Club, etc. More than 50,000 lives have been touched and enriched by this program. For more information, send us an email on hiddenvoices2020@gmail.com. प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत। डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन जारी है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ गौरी कुबेर और आप इस वक्त सुन रहे हैं आपका फेवरेट न्यूज एंड अपडेट शो बेस्ड ऑन डिसेबिलिटी सेक्टर, कम्युनिटी कलर्स। दोस्तों, हर शुक्रवार की तरह आज भी हमने आपका स्वागत किया है हेडलाइंस के साथ, जो कि आप अभी सुन चुके हैं। अब वक्त हो चला है खबरें विस्तार से सुनने का। आइए बढ़ते हैं डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन की तरफ। दोस्तों, हमारी आज की पहली खबर आती है दिल्ली एयरपोर्ट की वेबसाइट से। श्रोताओं, दिल्ली हवाई अड्डे की वेबसाइट पर हाल ही में विकलांग जनों को दी जाने वाली सेवाओं को लेकर कुछ अपडेट्स दिए गए हैं। सुनेंगे इन अपडेट्स के बारे में, जिससे हम जान सकेंगे कि दिव्यांग जनों के लिए दिल्ली हवाई अड्डे पर कौन कौन सी सेवाएं मौजूद हैं। दिल्ली हवाई अड्डा अब कम गतिशीलता और विशेष जरूरतों वाले यात्रियों तथा संरक्षकों को सेवाएं प्रदान करने के लिए सुसज्जित है। जिन यात्रियों को गतिशीलता की सहायता की आवश्यकता होती है, वे कुछ दिशा निर्देशों का पालन करें। मोबाइल सहायता की आवश्यकता के बारे में घर छोड़ने से पहले ही एयरलाइन वाहक से संपर्क करें। यदि जानकारी पहले से नहीं दी गई थी तो चिंता की कोई बात नहीं। आगंतुक लॉबी में एयरलाइन काउंटरों पर भी सहायता का अनुरोध किया जा सकता है। टर्मिनल पर पहुंचने पर अपना वाहन चलाने के लिए आरक्षित वाहन लेन का उपयोग करें। इसके लिए आपको एयरपोर्ट पर सहायता भी मिल जाएगी। लेन में प्रवेश करने पर कई आरक्षित ड्रॉप ऑफ बिंदुओं में से एक पर अपना वाहन पार्क करें। इसके लिए स्थानों की सूची भी एयरपोर्ट पर दी जाएगी। सहायता के लिए कॉल करने के लिए PRM या विशेष सहायता फोन आपके आसपास के कई स्थानों पर उपलब्ध रहेगा। सहायता फोन के स्थान की सूची भी एयरपोर्ट पर मौजूद है। एयरलाइंस द्वारा प्रदान की जाने वाली मानार्थ सेवा के अलावा दिल्ली एयरपोर्ट क्रूज भी सेवाएं प्रदान करता है। एयरपोर्ट क्रूज एक मोटर चालित व्हील चेयर है जो हवाई अड्डे के टर्मिनल 3 से यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए शुल्क के आधार पर उपलब्ध है। कम गतिशीलता वाले यात्रियों के लिए एक आरामदायक अनुभव सुनिश्चित करने के लिए अन्य अतिरिक्त सुविधाएं भी दी गई हैं। दिल्ली हवाई अड्डे के माध्यम से आपके सुगम मार्ग को सुनिश्चित करने के लिए साइनेज भी प्रदान किया जा चुका है। सभी सूचना डेस्क PRM अनुकूल है। लिफ्ट यात्रियों को सही स्तर तक ले जाने के लिए ब्रेल कोड वाली चाबियों से भी सुसज्जित है। सभी ट्रैवलर्स और एस्केलेटर्स के पास मौखिक सुरक्षा निर्देश भी दिए गए हैं। सहायता के लिए कॉल बटन के साथ विशेष PRM फ्रेंडली वॉशरूम्स भी दिए गए हैं। एयरपोर्ट पर विशेष चेक इन काउंटर्स भी मौजूद है। विभिन्न स्थानों पर आरक्षित बैठने की जगह भी आपको साइनेज के द्वारा दिखाई जाएगी। आपको अपने बोर्डिंग गेट तक ले जाने के अनुरोध पर छोटी गाड़ी की सेवाएं भी जंक्शनों पर उपलब्ध हैं। सुरक्षा जांच और अप्रवासी निकासी के लिए PRM के लिए विशेष चैनल्स भी दिए गए हैं। दिल्ली हवाई अड्डे के कर्मचारियों को आपकी यात्रा के अनुभव को आसान बनाने के लिए प्रशिक्षित किया जा चुका है और वे टर्मिनल बोर्डिंग के किसी भी सूचना डेस्क पर अनुरोध पर आपकी सहायता के लिए उपलब्ध होंगे। दोस्तों, अब आपको ले चलते हैं ऑटिज्म कॉन्क्लेव की न्यूज की तरफ। ऑटिज्म सेरेब्रल पाल्सी बौद्धिक अक्षमता और एकाधिक विकलांगता वाले व्यक्तियों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय ट्रस्ट विकलांग व्यक्तियों के अधिकारिता विभाग के तहत एक वैधानिक निकाय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार ने ऑटिज्म कॉन्क्लेव का आयोजन किया था। ये आयोजन राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान द्वारका नई दिल्ली ने 30 मई 2023 को आयोजित किया, जिसमें विभिन्न विशेषज्ञों, पेशेवरों, रोल मॉडल और ऑटिज्म वाले व्यक्तियों के माता पिता ने भाग लिया।
कॉन्क्लेव का उद्घाटन राजेश अग्रवाल, सचिव विकलांग व्यक्तियों के अधिकारिता विभाग दिव्यांगजन, और डॉक्टर शेफाली गुलाटी, प्रमुख बाल न्यूरोलॉजी विभाग एम्स दिल्ली, डॉक्टर निमेश देसाई, वरिष्ठ सलाहकार मनोचिकित्सक और पूर्व प्रमुख IBHAS दिल्ली जैसे मान्यवरों के हाथों से किया गया। सुश्री मीरा बरुआ, एक्शन फॉर ऑटिज्म ने कॉन्क्लेव में, दोस्तों आपको बता दें कि इस कॉन्क्लेव में 120 से भी अधिक पेशेवर, ऑटिज्म से पीड़ित व्यक्ति और उनके माता पिता तथा विशेषज्ञों ने भाग लिया। कॉन्क्लेव का मुख्य आकर्षण श्री तरुण पॉल मैथ्यू, ऑटिज्म से पीड़ित एक गैर मौखिक किशोर, टाइपिस्ट, कम्युनिकेटर और फ्री थिंकर सुश्री रक्षिता शेखर और पर्पल एम्बेसिडर द्वारा दिया गया भाषण था। श्री तरुण पॉल ने लिखकर अपने विचार व्यक्त किए, जबकि सुश्री रक्षिता शेखर ने बताया कि उन्होंने ऑटिज्म से पीड़ित कई व्यक्तियों के विचार एकत्र करके अपना भाषण दिया है। डॉक्टर शेफाली गुलाटी, प्रमुख बाल न्यूरोलॉजी विभाग एम्स दिल्ली ने ऑटिज्म के क्षेत्र में हो रहे विभिन्न वैश्विक शोधों के बारे में भी जानकारी दी और ऑटिज्म वाले व्यक्तियों की देखभाल के साथ साथ माता पिता की देखभाल करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया, जो अक्सर न्यूरोलॉजिकल मुद्दों का विकास करते हैं। अपने बच्चे की देखभाल करते हुए इन माता पिताओं के सामने आने वाली चुनौतियां तथा डिप्रेशन को कम करने के लिए डॉक्टर ने कुछ सलाह भी कार्यक्रम के दौरान दी। ऑटिज्म वाले व्यक्तियों के साथ काम करने पर अपने लंबे अनुभव को भी उन्होंने साझा किया और कहा कि इन व्यक्तियों के सोचने के अलग तरीके को समुदाय को शिक्षित करने की आवश्यकता होती है ताकि ये व्यक्ति समाज में एकीकृत हो सके। एक्शन फॉर ऑटिज्म दिल्ली की निदेशक सुश्री मीरा बरुआ ने इस मुद्दे पर सामुदायिक जागरूकता की आवश्यकता पर भी बल दिया। दोस्तों, अन्य वक्ताओं ने भी इसी तरह के विचार व्यक्त किए और दर्शकों से अनुरोध किया गया कि वे ऑटिज्म वाले व्यक्तियों की विशेषताओं पर समुदाय को संवेदनशील बनाएं। विशेषज्ञों ने ये भी कहा कि ऑटिज्म से पीड़ित बच्चों के पेरेंट्स को बच्चों को अपने घर से बाहर ले जाने में संकोच नहीं करना चाहिए और उन्हें अपने साथियों और समुदाय के साथ खुद को जोड़ने के लिए प्रशिक्षित करना चाहिए। दोस्तों, मंत्रिमंडल ने बुधवार को उन लोगों के लिए सरकारी कार्यक्रमों में भाषणों की व्याख्या करने के लिए सांकेतिक भाषा विशेषज्ञ की सेवाएं लेने का फैसला किया, जो सुनने में मुश्किलों का सामना करते हैं। ये दुभाषियों को 1 घंटे के काम के लिए मानदेय के रूप में 1000 रुपए का भुगतान करेगा। मंत्रिमंडल ने केरल पुरस्कारों के लिए विचार की गई प्रतिष्ठित हस्तियों की जांच के लिए 2 नई समितियों की भी नियुक्ति की है। इसने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति विभाग द्वारा जल जीवन मिशन JJM के हिस्से के रूप में हाशिए के समुदायों के भूमिहीन सदस्यों को ग्रामीण घरों में पीने योग्य पाइप पानी उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। दोस्तों, मनु सेकर नामक व्यक्ति द्वारा स्थापित #कोड विभिन्न क्षमताओं वाले व्यक्तियों को कोडिंग सिखाने के लिए समर्पित है। उनकी नवीनतम पहल चेराइज्ड कम आय वाले समुदायों की युवा महिलाओं, विशेष जरूरतों वाले व्यक्तियों और विकलांग लोगों को नौकरी के अवसर प्रदान करती है। लक्ष्य उन चुनौतियों का समाधान करना है जो इन व्यक्तियों को बड़े कॉरपोरेट वातावरण में एकीकृत करने में सामना करते हैं। चेराइज्ड एक रचनात्मक कोड स्टूडियो है जो वेब और डेटा सेवाओं में माहिर है। इनका मिशन कौशल प्रदर्शन और विविधता को बढ़ावा देना है। सभी पृष्ठभूमि और क्षमताओं के व्यक्तियों के लिए नौकरी के अवसर पैदा करना है। विविधता और समावेशन की ये यात्रा टेक डीवा फाउंडेशन के साथ शुरू हुई थी, जो एक गैर लाभकारी संगठन है जो कम आय वाले समुदायों की लड़कियों, युवा महिलाओं और माताओं को STEM आधारित शिक्षा और करियर को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करके भविष्य के टेक्नोलॉजी लीडर्स बनाने के लिए सक्षम करता है। 2019 में एक अभिभावक ने चेन्नई में एक करियर वर्कशॉप में ऑटिज्म से पीड़ित व्यक्तियों के लिए कोडिंग के शिक्षा की मांग की थी। तभी इन्होंने डिसाइड किया था कि ऑटिस्टिक व्यक्तियों के लिए समावेशी तृतीयक शिक्षा और करियर की संभावनाओं पर काम किया जाए। बाधाओं को तोड़ने के लिए प्रौद्योगिकी की शक्ति में विश्वास करते हुए ऑटिज्म, ADHD, डिस्लेक्सिया, डाउन सिंड्रोम और विविध संज्ञानात्मक क्षमताओं वाले व्यक्तियों को सलाह देना इन्होंने शुरू कर दिया
ताकि तकनीकी करियर को कोडिंग करना और स्थापित करना सीखा जा सके। जैसे जैसे उनके समुदाय का विस्तार हुआ, उन्होंने कार्यबल में प्रवेश करने में इन व्यक्तियों के सामने आने वाली चुनौतियों की पहचान की। उनका विजन है कि हर किसी को करियर में समान अवसर मिलना चाहिए, भले ही उनकी पृष्ठभूमि जो भी रही हो। इस प्रकार उनके तीसरे सामाजिक उपक्रम चेराइज्ड का जन्म हुआ। ये कंपनी अपनी स्थापना के समय से ही विविधता, समावेशन और इक्विटी में गहराई से निहित है। व्यक्तिगत और व्यावसायिक विकास, कार्यस्थल में विविध व्यक्तियों का एकीकरण चुनौतीपूर्ण हो सकता है, विशेष रूप से लिंग, सामुदायिक पूर्वाग्रह और अक्षमता के संबंध में पूर्वाग्रहों के चलते। चेराइज्ड एक समावेशी दुनिया बनाने का प्रयास कर रहा है, जहां हर किसी के पास रहने, काम करने और सहायक समुदाय बनाने की जगह हो। पारंपरिक बड़े संगठन अक्सर इन विकलांग व्यक्तियों को समायोजित करने और अपनेपन की भावना देने को बढ़ावा देने के लिए संघर्ष करते हैं। इन बाधाओं को तोड़ने के लिए प्रौद्योगिकी की शक्ति में विश्वास करते हुए चेराइज ने ऑटिज्म, ADHD, डिस्लेक्सिया, डाउन सिंड्रोम और विविध संज्ञानात्मक क्षमताओं के साथ व्यक्तियों को सलाह देना शुरू किया है, ताकि वे कोडिंग सीख सके और टेक करियर स्थापित कर सके। दोस्तों, जर्मनी के हैम्बर्ग में अगले सप्ताह होने वाले वार्षिक एयरक्राफ्ट इंटीरियर्स एक्सपो यानी कि AIX में डेल्टा फ्लाइट प्रोडक्ट्स DEF अपनी तरह की एक पहली हवाई जहाज सीट का पूर्ण प्रोटोटाइप शुरू करेगा, जो उन ग्राहकों को अनुमति देता है जो पावर्ड व्हील चेयर का उपयोग करते हैं और अपने व्हील चेयर में बने रहते हैं पूरी यात्रा के लिए। DFP ने UK स्थित कंसोर्शियम एयर फॉर ऑल के साथ सीट पर भागीदारी की है, जो व्हील चेयर संयम के लिए एक मानक यात्री सीट को एक आवास में परिवर्तित करती है। पेटेंटेड डिजाइन, हेडरेस्ट, सेंट्रल कंसोल ट्रे टेबल और कॉकटेल टेबल तक पहुंच प्रदान करके सभी यात्रियों के लिए आराम और सुरक्षा प्रदान की जाती है, जो व्हील चेयर वाले यात्रियों की सेवा के लिए समायोजित होता है। उत्पाद एयरलाइन को हर सीट पर अपने केबिन के डिजाइन को बनाए रखने में सक्षम बनाता है। सीट के कार्यान्वयन पर PRM के लिए अधिक निर्बाध बोर्डिंग और डिसबार्किंग अनुभव की सुविधा भी दी जाएगी। डेल्टा फ्लाइट प्रोडक्ट्स के अध्यक्ष रिक सालनेत्री ने कहा है कि DFP सेवा अंतराल को भरने, परिचालन चुनौतियों को हल करने और ग्राहकों और चालक दल के सदस्यों के अनुभव को बदलने के लिए अत्यधिक इंजीनियर उत्पादों और सेवाओं को वितरित करता है। एयर फॉर ऑल सभी ग्राहकों के लिए आराम, सुरक्षा और सम्मान की समान पहुंच प्रदान करने पर विश्वास रखता है। DFP का ये नया पेटेंटेड डिजाइन विकलांग ग्राहकों के लिए एक यात्रा का अनुभव आनंद लेने के लिए नई संभावनाएं प्रदान करता है। फ्लाइंग डिसेबल्ड के संस्थापक क्रिस वुड ने इस बारे में कहा है कि हवाई यात्रा में इस तरह का एक नवाचार कम गतिशीलता वाले लोगों को यात्रा करने और अपने स्वयं के पावर व्हील चेयर में रहने के लिए एक सुरक्षित और आरामदायक तरीका प्रदान करता है। इस सीट को विकसित करने के लिए वास्तव में एक सहयोगी प्रयास किया जा चुका है और हमें विश्वास है कि ये उत्पाद सभी पक्षों के लिए एक इष्टतम समाधान प्रदान करेगा। दोस्तों, आपको बता दें कि प्रदर्शनी के बाद सीट को अंतिम डिजाइन और सत्यापन के लिए भेजा जाएगा। प्रमाणित होने के बाद ही सीट स्थापित करके इसे परीक्षण और प्रमाणन के लिए कार्यक्रम में लाया जाएगा। डिटेल्स न्यूज बुलेटिन जारी है, लेकिन इससे पहले वक्त एक बार फिर एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे। सुनते रहिए प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। हिडन वॉइसेस की तरफ से आप सभी का स्वागत। हिडन वॉइसेस, एक दृष्टि एक आवाज, और इसने पूरे भारत में दृष्टिबाधित और आर्थिक रूप से विकलांग बच्चों और वयस्कों को किताबों की दुनिया खोलकर सशक्त बनाने के लिए 1000 से भी अधिक छिपी हुई आवाजों को मिलाया है। 28 अप्रैल 2019 को देवी कृष्णा द्वारा स्थापित और सुश्री मैत्री राजदेव द्वारा सह संस्थापित हिडन वॉइसेस एक अद्वितीय रीडिंग चैरिटी है। देवी एक अनुभवी मनोचिकित्सक और काउंसलर है और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की एक दक्ष प्रबंधक है। देवी ने पूरे भारत के विभिन्न भाषाओं के स्वयंसेवकों को
दृष्टिबाधितों के लिए ऑडियो किताब पढ़ने और बनाने के लिए तैयार किया है। एक भागीदार के रूप में श्री सुधीश पी और इसके अध्यक्ष के रूप में सुश्री सिंसी थॉमस के साथ हिडन वॉइसेस के अब कुल 1,500 से भी अधिक इन हाउस पाठक है और ये JNU, पुणे और दक्षिण भारत स्थित कई क्लबों से जुड़ा हुआ है, जिसके चलते अब हिडन वॉइसेस के पास 3,000 से भी अधिक पाठक है। इसमें सबसे छोटे पाठक 5 साल की उम्र से लेकर सबसे बड़े पाठक 82 साल के अनुभव वाले स्वयंसेवक है। पाठकों को उम्र और चुनी गई भाषा के अनुसार ग्रुप्स में बांट दिया जाता है। हिडन वॉइसेस के पास अब लगभग 20 भाषाओं में जानकारी पूर्ण और काल्पनिक दोनों ही तरह की पुस्तकों की एक सूची तैयार है। इन ऑडियो पुस्तकों का उपयोग विभिन्न संस्थानों और समूहों जैसे कि फर्ग्यूसन कॉलेज पुणे, लिट द लाइट, द्युति, मद्रास क्लब आदि द्वारा किया गया है। इस कार्यक्रम ने 50,000 से भी अधिक लोगों की जिंदगी को समृद्ध बनाया है। अधिक जानकारी के लिए हमें ईमेल करें hiddenvoices2020@gmail.com पर। प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत। डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन जारी है। दोस्तों, आपको अब ले चलते हैं गुजरात की तरफ, जहां पर विकलांग व्यक्तियों के लिए आयोग के वर्ष 2021-22 की प्रशासनिक रिपोर्ट में गुजरात के 22 प्रमुख सरकारी विभागों के 3,092 प्रधान कार्यालयों के ऑडिट से पता चला है कि एक अधिनियम के लागू होने के 6 साल बाद भी इन विभागों में अभी भी पर्याप्त सुविधाएं मौजूद नहीं है, जिनमें से आसान सुविधाएं भी शामिल है। 1,921 कार्यालयों में विकलांगों के लिए कोई पार्किंग स्थान मौजूद नहीं है। 1,414 कार्यालयों में उनके लिए कोई बाथरूम नहीं है। विकलांग आयुक्त की वर्ष 2021-22 की प्रशासनिक रिपोर्ट के अनुसार 3,092 सरकारी मुख्य कार्यालयों के ऑडिट में अधिनियम के पारित होने के 6 वर्षों के बाद भी 800 कार्यालयों में रैंप जैसी मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। रिपोर्ट के अनुसार 3,092 कार्यालयों में से 2,292 कार्यालयों में रैंप, जबकि 744 सरकारी कार्यालयों में भारत सरकार के नियमों अनुसार रैंप नहीं है और 788 कार्यालयों में तो रैंप ही नहीं है। 1,620 सरकारी सुविधाओं में रेस्टरूम है जो विकलांग लोगों के लिए सुलभ है, जबकि 1,414 में ये नहीं है। इसके अतिरिक्त 201 सरकारी कार्यस्थलों में सुनने में अक्षम लोगों के लिए लिफ्ट में ऑडियो सिग्नल मौजूद है, जबकि 156 कार्यालयों में ये मौजूद नहीं है। सरकारी नियम के अनुसार 404 सरकारी कार्यालयों में विकलांगों के लिए पार्किंग की सुविधा स्थापित की गई है, जबकि 1,921 कार्यस्थलों पर ऐसी कोई सुविधा नहीं है। विकलांगों के लिए काम करने वाली NGO ऑल इंडिया हैंडीकैप एसोसिएशन के संस्थापक समीर कक्कड़ ने आरोप लगाया है कि ये रिपोर्ट भी भरोसेमंद नहीं मानी जा सकती। उन्होंने कहा है कि मैंने गुजरात RTO आयुक्त के कार्यालय में एक RTI दायर की, जिसमें पूछा गया कि विकलांग व्यक्तियों के लिए कितनी इमारतें सुलभ है। उन्होंने जवाब दिया कि अहमदाबाद और वस्त्रालय कार्यालय पूरी तरह से सुलभ है, लेकिन मैंने देखा कि ये इमारतें मुश्किल से सुलभ है। दोस्तों, आइए अब आपको ले चलते हैं इंदौर की तरफ, जहां पर ब्रेल, साइंस और फौलादी साहस ने एक साथ मिलकर एक लिपि का निर्माण किया है, एक नई भाषा बनाई है, एक विशेष कहानी रची है। इंदौर की 31 साल की एक महिला जो न देख सकती है न सुन बोल सकती है, 10वीं की बोर्ड परीक्षा में अपनी सुनने और बोलने में अक्षम लेखिका के सहारे पास हो चुकी है। गुरदीप कौर वासु के घर पर जश्न का सिलसिला थम ही नहीं रहा है। दोस्तों, इस परीक्षा के परिणाम 25 मई को घोषित किए गए थे। उन्हें 56% अंक भी मिले हैं। दोस्तों, मीडिया की जानकारी के अनुसार ये पहली बार ही है जब कोई छात्रा ट्रिपल डिसेबिलिटी के साथ बोर्ड परीक्षा में शामिल हुई है। इंदौर जिला शिक्षा अधिकारी मंगेश कुमार व्यास ने ये जानकारी मीडिया को दी है। उनकी सफलता के पीछे उनका पूरा परिवार था, खासकर उनकी मां मंजीत और बहन हरप्रीत। गुरदीप की शिक्षिका मोनिका शर्मा पुरोहित ने कहा कि उन्हें एक विशेष तकनीक से पढ़ाया गया, जो कि अमेरिकी सांकेतिक भाषा
ASL अंग्रेजी लिपि में ब्रेल और स्पर्शनीय सांकेतिक भाषा है। MP बोर्ड में अंग्रेजी ब्रेल में पाठ्य सामग्री नहीं थी, इसलिए नेत्रहीन विकलांगों के लिए राष्ट्रीय संस्थान से संपर्क करना पड़ा। देहरादून में दिसंबर और जनवरी में आने वाली किताबें लेने के लिए मार्च में परीक्षा से कुछ महीने पहले हमने ये संपर्क स्थापित किया। हालांकि उनके पास कुछ सामग्री पहले से मौजूद थी, तो उन्होंने तैयारी शुरू कर दी थी। हरप्रीत ने पुरोहित की क्लास के दौरान अपनी बड़ी बहन के लिए नोट्स बनाए। मीडिया को बताया गया कि हरप्रीत घर जाकर नोट्स को अंग्रेजी ब्रेल में बदल देती थी, ताकि गुरदीप के पास सेल्फ स्टडी के लिए सामग्री हो। इन प्रयासों से एक पर्वत तो जीत लिया गया, लेकिन दूसरा उभर कर सामने आया। दिशा निर्देशों के अनुसार दृष्टि बाधित व्यक्ति लिपिक का विकल्प चुन सकता है, लेकिन इसके लिए लिपिक का 1 या 2 कक्षा से कनिष्ठ होना जरूरी है। यदि 10वीं के लिए उपस्थित हो तो मुंशी हो सकता है 9वीं या 8वीं कक्षा से। हालांकि गुरदीप ट्रिपल डिसेबिलिटी के साथ थी, केवल स्पर्शनीय भाषा में संवाद करने में सक्षम थी, जिससे एक साधारण मुंशी तब तक नहीं समझ पाएगा जब तक कि वे स्पर्श और सांकेतिक भाषा नहीं जान जाते। इसलिए मुश्किल खड़ी हो गई थी। इसलिए हरदीप ने एक लेखक के लिए कलेक्टर की अनुमति मांगी, जो मूक बधिर भी थी, और ट्रिपल विकलांग छात्रों के लिए दिशा निर्देशों में कई प्रावधान नहीं थे। दोस्तों, आपको ये बता दें कि ये दुर्लभतम मामलों में से एक था। मामलों में सरकार एक रूपरेखा विकसित करने में समय लगाती है। चूंकि अपनी तरह का ये पहला मामला था, मानवीय आधार पर बोर्ड के दिशा निर्देशों के अनुपालन में एक प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। परीक्षा के दौरान स्क्राइब को हर सवाल को सांकेतिक भाषा में समझना होता था, जिसके बाद गुरदीप लेखक को जवाब देती थी। सफलता से उत्साहित गुरदीप कंप्यूटर का अध्ययन करना चाहती और एक डिग्री प्राप्त करना चाहती हैं। दोस्तों, अब आपको ले चलते हैं बेंगलुरु से आ रही एक खबर की ओर। यहाँ पर हम जानेंगे कि पुष्पा नामक एक लड़की कैसे करती है विकलांगों की मदद। साल 2007 में दक्षिण भारत के भीड़ भाड़ वाले शहर बेंगलुरु की एक व्यस्त सड़क पर एक दृष्टिबाधित व्यक्ति ने पुष्पा से सड़क पार करने में मदद करने के लिए कहा था। जैसे ही दोनों ने सड़क पार की, तब उस दृष्टिबाधित व्यक्ति ने एक और गुजारिश की, जिसकी वजह से पुष्पा की जिंदगी ही बदल गई। पुष्पा याद करते हुए बताती है कि उन्होंने मुझसे पूछा था कि क्या मैं उनके दोस्त के लिए एक परीक्षा लिख सकती हूँ। पुष्पा ने इस गुजारिश पर हामी भर दी, लेकिन परीक्षा के दिन नजदीक आते ही पुष्पा का उत्साह घबराहट में बदल गया। उन्होंने कभी किसी दूसरे के लिए परीक्षा नहीं लिखी थी और उन्हें इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी। भारत में शारीरिक रूप से अक्षम कई छात्र परीक्षा लिखने के लिए सहायक की मदद लेते हैं। ऐसे छात्र अपने सहायक को उत्तर बताते हैं, फिर वही सहायक उनके बताए उत्तर को लिखते हैं। सरकारी दिशा निर्देशों के अनुसार परीक्षा लिखने वाले सहायक को किसी भी ऐसे विषय की परीक्षा देने की मंजूरी नहीं है जिसे उन्होंने विश्वविद्यालय स्तर पर पढ़ा हो। सरकार के द्वारा आयोजित परीक्षाओं में ऐसे सहायकों को एक निर्धारित राशि अदा की जाती है, लेकिन ज्यादातर परीक्षा सहायक अपनी मर्जी से ये काम करते हैं। पुष्पा इस काम को मुफ्त में करती है। वो एक अनुभव को साझा करते हुए बताती है कि ये 3 घंटे तक का तनाव था। उम्मीदवार बहुत धीरे धीरे जवाब लिखवा रहा था और मुझसे बार बार सवाल पढ़ने को कह रहा था, लेकिन उन्होंने 19 साल की हेमा को स्कूल के फाइनल एग्जाम पास करने के लिए काफी कुछ किया। उसके दृष्टिबाधित लोगों के साथ काम करने वाले एक NGO ने पुष्पा से मदद मांगी और फिर कई दूसरे छात्रों से भी मदद के लिए संपर्क किया गया। पिछले 16 सालों में पुष्पा ने 1000 से भी अधिक परीक्षाओं में बगैर किसी शुल्क के अभ्यर्थियों की परीक्षा लिखने में सहायता की है। पुष्पा कहती है, एग्जाम हॉल मेरे लिए जैसे दूसरा घर बन चुका है। पुष्पा ने स्कूल और विश्वविद्यालय की परीक्षाओं के अलावा सरकारी नौकरियों के लिए प्रवेश परीक्षा और चयन परीक्षा में भी बैठने वाले उम्मीदवारों की मदद की है। वे तमिल, कन्नड़, अंग्रेजी, तेलुगु और हिंदी में बोल और लिख सकती हैं। 5 भाषाओं की जानकारी होने की वजह से उनकी सेवाओं की काफी मांग है। वे कहती हैं, मैं अपना समय और ऊर्जा देती हूँ। अगर मैं किसी के लिए परीक्षा लिखती हूँ तो इससे उनका जीवन बदल जाता है। पुष्पा अब एक टेक स्टार्टअप में काम करती है और कॉर्पोरेट इवेंट्स में मोटिवेशनल टॉक्स भी देती है।
पुष्पा की अथक मेहनत को सरकार द्वारा नवाजा भी जा चुका है। उन्हें 8 मार्च 2018 को तत्कालीन भारतीय राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उनके प्रयासों के लिए सम्मानित किया था। दोस्तों, आइए अब बात करते हैं एक ऐसे मुद्दे पर जिस पर अक्सर बात करना लोग टाल देते हैं, लेकिन आजकल ये मुद्दा बड़े चर्चे में है और हर कोई इसे समझना चाहता है। हाँ, हम बात कर रहे हैं लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर्स, क्वियर्स के बारे में। आइए आज जानने की कोशिश करते हैं कि इनका सही मतलब क्या है और इनमें फर्क क्या है। सितंबर 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक यौन संबंधों को अपराध की श्रेणी से हटा दिया था। इसके अनुसार 2 वयस्कों के बीच बनाए गए समलैंगिक संबंध को अपराध नहीं माना जाता। पर समलैंगिकों की शादी को कानूनी मान्यता दी जाए या नहीं, इस पर आज भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना बाकी है। कोर्ट में इस मांग को रखने वाली याचिकाकर्ताओं में लेस्बियन, गे और ट्रांसजेंडर जोड़े शामिल हैं। मूलभूत अधिकारों की इस बहस को बेहतर समझने के लिए LGBTQIA का सही मतलब जानना जरूरी है। समलैंगिक समुदाय में सम्मिलित इन अलग अलग पहचानों के पीछे 2 पहलू हैं। एक शारीरिक चाहत और दूसरा शरीर के गुप्तांगों की बनावट। इन्हीं से अलग अलग सेक्सुअल, लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल और जेंडर पहचान जैसे ट्रांसजेंडर, इंटरसेक्स बनती है। L लेस्बियन माने वो औरत जो औरतों को चाहती है। G गे वो मर्द जो मर्दों को चाहते हैं। अक्सर गे शब्द का इस्तेमाल पूरे समलैंगिक समुदाय के लिए भी किया जाता है, मसलन गे कम्युनिटी या गे पीपल। बी बाइसेक्सुअल वो व्यक्ति होते हैं जो मर्द और औरत दोनों को चाहते हैं। ये व्यक्ति मर्द भी हो सकता है या औरत भी। टी होता है ट्रांसजेंडर, वो व्यक्ति जिनके शरीर के गुप्तांगों की बनावट के मुताबिक पैदा होने के वक्त उनका जेंडर तय किया गया था, लेकिन जब वो बड़े हुए और उन्होंने खुद को समझा तो वो उससे उलट महसूस करने लगे। ट्रांसजेंडर वुमेन, पैदाइश के वक्त इन्हें गुप्तांगों के पहचान से लड़का माना गया, परंतु समय के साथ उन्होंने पाया कि वे लड़की जैसा महसूस करते हैं। ट्रांसजेंडर मैन, पैदाइश के वक्त बच्चे के गुप्तांग लड़की के जैसे थे, परंतु होश संभालने पर समय के साथ उन्होंने पाया कि ये लड़के जैसा महसूस करते हैं। अपनी पसंद की लैंगिक पहचान के लिए दवा, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी और सेक्स रीअसाइनमेंट सर्जरी के जरिए ट्रांसजेंडर अपने शरीर के गुप्तांगों की बनावट बदल सकते हैं, ताकि वे जैसा महसूस करते हैं उनका शरीर भी वैसा ही हो। किसी मर्द या औरत की तरह ट्रांसजेंडर की शारीरिक चाहत के मुताबिक वे लेस्बियन ट्रांसजेंडर, गे ट्रांसजेंडर या बाइसेक्सुअल ट्रांसजेंडर हो सकते हैं। भारत के अलग अलग हिस्सों में रह रहे ट्रांसजेंडर्स के लिए स्थानीय नामों में हिजड़ा, अरावनी, कोथी, शिव शक्ति, किन्नर और जोगती हिजड़ा ऐसे शब्द शामिल हैं। अब आते हैं क्यों की तरफ। क्वियर, सबसे पहले इस शब्द का इस्तेमाल समलैंगिक समुदाय के प्रति घृणा दिखाने के लिए किया जाता था। अब समुदाय के कुछ लोग इसे वापस अपना रहे हैं, क्योंकि कुछ का मानना है कि वो अपनी पहचान सिर्फ अपनी शारीरिक इच्छाओं के लेबल तक सीमित नहीं रखना चाहते। क्यू क्वेश्चनिंग, वो व्यक्ति जो अभी भी अपनी लैंगिक पहचान और शारीरिक चाहत तय नहीं कर पाए हैं। आई इंटरसेक्स, पैदाइश के वक्त जिस व्यक्ति के गुप्तांगों से ये साफ ही नहीं होता कि वो लड़का है या लड़की, उन्हें इंटरसेक्स कहते हैं। डॉक्टर को जन्म के वक्त जो सही लगता है उस बच्चे को उसी लिंग का मान लिया जाता है और वैसे ही बड़ा किया जाता है। बड़े होने के बाद वो व्यक्ति खुद को मर्द, औरत या ट्रांसजेंडर कुछ भी मान सकता है। साल 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसले में ट्रांसजेंडर्स को तीसरे लिंग की पहचान दी, जिसके तहत उन्हें जॉब्स और एजुकेशन में आरक्षण की सिफारिश की गई। एलाइज, वे लोग होते हैं जो खुद समलैंगिक नहीं है लेकिन उस समुदाय का समर्थन करते हैं। असेक्सुअल, ऐसे व्यक्ति होते हैं जो किसी भी अन्य व्यक्ति से शारीरिक तौर पर आकर्षित नहीं होते। और पैनसेक्सुअल होते हैं
जो किसी से भी शारीरिक तौर पर आकर्षित हो जाते हैं, उनकी अपनी लैंगिक और सेक्सुअल पहचान भी अभी तक तय नहीं होती है। दोस्तों, सच्चाई तो ये है कि लोगों को उम्र के अलग अलग पड़ाव पर अपने यौन व्यवहार को लेकर अलग अलग अनुभव होते रहते हैं। किसी को केवल 6 वर्ष की आयु में तो किसी को 16 साल की उम्र में पहला अनुभव होता है, तो किसी को ऐसा अनुभव कभी होता ही नहीं है। आज के युवाओं को अपने LGBTQIA की पहचान हाई स्कूल के दौरान ही हो जाती है, जो पिछली पीढ़ियों की तुलना में पहले हो रही है। इसके पीछे की वजह है अधिक जागरूकता और उनकी सामाजिक स्वीकृति। छोटी उम्र में यौन व्यवहार की पहचान को लेकर माता पिता और सामाजिक स्वीकृति बहुत महत्वपूर्ण है। एक शोध में पाया गया है कि माता पिता की अस्वीकृति खराब मानसिक और व्यावहारिक परिणामों से जुड़ी होती है, जबकि उनकी स्वीकृति इस संबंध में बेहतर परिणाम देती है। दोस्तों, आइए अब आपको ले चले बिहार के मधुबनी की ओर। यहाँ पर प्रखंड के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बुधवार को 2 दिवसीय दिव्यांगता प्रमाणीकरण शिविर प्रारंभ हुआ। चिकित्सकों ने 45 बच्चों की जांच की। इसमें से 44 बच्चों को दिव्यांगता प्रमाण पत्र भी दिया गया। कुछ रोगों के विशेषज्ञ चिकित्सक के नहीं रहने के कारण 2 दर्जन से अधिक बच्चे विकलांगता प्रमाणीकरण प्रमाण पत्र से वंचित रह गए थे। फलस्वरूप अभिभावकों में काफी आक्रोश था। CHC के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर विशांत कुमार की अध्यक्षता में 0 से 18 वर्ष तक के बच्चों की जांच की गई। दोस्तों, अब आपको ले चलते हैं उत्तर प्रदेश के कुशीनगर की तरफ से आ रही इस खबर की ओर, जहां पर भंते राजन उर्फ अर्थी बाबा ने DM को संबोधित ज्ञापन ADM देवी दयाल वर्मा को सौंपा है। इसमें उन्होंने बुद्ध की महापरिनिर्वाण मंदिर पर दिव्यांग जनों के चढ़ने के लिए रैंप बनाने की मांग की है। इसमें कहा है कि अगर इस पर गंभीरता से विचार कर रैंप नहीं बनवाया जाता है तो मजबूर होकर 1 सप्ताह के भीतर वो बुद्ध स्थली पर धरने के लिए बाध्य होंगे। बुधवार को कलेक्ट्रेट पहुंच भंते राजन ने कहा कि बुद्ध की परिनिर्वाण स्थली कुशीनगर में जहां भगवान बुद्ध की प्रतिमा लगी हुई है, उस मंदिर के चबूतरे पर चढ़ने के लिए सीढ़ियां बनी हुई हैं। वहां कोई भी रैंप नहीं बना हुआ है और रैंप न होने के कारण दिव्यांग लोग ऊपर चढ़ ही नहीं पाते। इसके साथ ही जो लोग छोटे कद के होते हैं वो सीढ़ियों से गिरकर चोट खाते हैं। बीते दिनों एक बुद्धिस्ट उसी सीढ़ी से गिरकर घायल हो गए थे। बाद में उनकी मौत हो गई। इन घटनाओं को देखते हुए तत्काल वहां पर रैंप बनाया जाए। प्रादेशिक सरकार से रैंप का आदेश भी हो गया है, लेकिन पुरातत्व विभाग सारनाथ से अनुमति के लिए पत्र दिया गया है, जिस पर अभी तक आदेश नहीं आया है। दोस्तों, खबर आती है उत्तराखंड के चंपावत से। यहाँ पर सांड के हमले में एक दिव्यांग युवक घायल हो गया है, जिसे चिकित्सकों ने उपचार के बाद घर भेज दिया है। बुधवार देर रात वार्ड नंबर 9 घसियारा मंडी निवासी 30 वर्षीय राजेश पुत्र मैकुलाल पर सांड ने हमला कर दिया, जिस हादसे में दिव्यांग युवक घायल हो गया, जिसे परिजनों ने तुरंत उप जिला अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टर उमर ने बताया कि युवक को उपचार के बाद अब घर भेज दिया गया है। दोस्तों, आइए अब ले चले आपको उत्तराखंड की ओर। उत्तराखंड में अब भर्तियों की रफ्तार बढ़ने जा रही है। राज्य सरकार ने सभी प्रमुख सचिवों और सचिवों से अपने अधीन विभागों से रिक्त पदों पर भर्ती के लिए प्रस्ताव मांगे हैं। लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर के पदों पर विभाग ने खुद ही भर्ती एजेंसियों को प्रस्ताव भरने के लिए निर्देश भी दिए हैं। सचिव कार्मिक एवं सतर्कता शैलेश बगौली ने बुधवार को ये आदेश किए। उन्होंने प्रमुख सचिव और सचिवों को भेजे निर्देश में अधीनस्थ विभागों से भर्ती के प्रस्ताव शीघ्र देने को कहा है। बगौली ने उत्तराखंड सम्मिलित राज्य प्रवर एवं अवर अधीनस्थ और उत्तराखंड सम्मिलित राज्य कनिष्ठ एवं सहायक अभियंता चयन परीक्षा से संबंधित रिक्त पदों को प्रस्ताव कार्मिक विभाग, जबकि इससे भर्तियों के प्रस्ताव सीधे भर्ती आयोगों को भेजने पर निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने 1 साल के भीतर 20,000 रिक्त पदों पर नौकरियां देने का ऐलान किया था, लेकिन इसी बीच जुलाई 22 में भर्ती घपलों का भांडाफोड़ होने से भर्ती प्रक्रिया थोड़ा थम गई है।
सरकार ने अब इसमें तेजी लाने की कसरत शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री पुष्करधामी विभागों में रिक्त पदों पर जल्द से जल्द भर्तियों को लेकर गंभीर है। बेरोजगार युवकों को इन पदों पर जल्द से जल्द नौकरियों का मौका मिले, इस बाबत वे भर्ती एजेंसियों को प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए निर्देश दे चुके हैं। अब वे विभागवार रिक्त पदों का ब्यौरा जुटाने के लिए समीक्षा बैठक करने जा रहे हैं। इन तैयारियों के सिलसिले में मुख्यमंत्री के सचिव बगौली ने सभी प्रमुख सचिवों और सचिवों को अपने अपने विभागों में रिक्त पदों का डेटा तैयार रखने के निर्देश दिए हैं। दोस्तों, कुल मिलाकर सभी विभागों में 29,000 रिक्तियां मौजूद है। अक्टूबर 2022 में कार्मिक विभाग ने ये आंकड़े मांगे थे, जिनमें 1.5 दर्जन विभागों ने ये ब्यौरा उपलब्ध कराया था। इनमें शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा, गृह, वन, ऊर्जा, सिंचाई, पंचायती राज में सबसे ज्यादा पद रिक्तियां मौजूद है। यदि निगमों, निकायों और प्राधिकरणों को भी शामिल कर लिया जाए तो ये संख्या 38,000 पार कर सकती है। इसके अलावा राज्य में करीब 22,000 पद आउटसोर्स से भरे जा रहे हैं। दोस्तों, अब खबर उत्तर प्रदेश से। दूसरों की मदद को हमेशा आगे रहने वाले पुलिस के जवानों के परिवार पर संकट आया है। ऐसे में कैंसर से पीड़ित युवक की मदद को जवानों ने आगे कदम बढ़ाने का फैसला किया है। अपर पुलिस अधीक्षक राजेश भारती ने बताया कि पुलिस परिवार के सदस्य प्रवीण कुमार सिंह के बेटे पार्थ सिंह ब्लड कैंसर से पीड़ित हैं। उपचार होमी भाभा कैंसर अस्पताल वाराणसी में चल रहे हैं। 7 वर्षीय पार्थ को तत्काल खून की जरूरत पड़ने पर बुधवार को मानवता का परिचय देते हुए 3 पुलिस कर्मियों, कंप्यूटर ऑपरेटर अमित पांडेय, आरक्षी दिव्यांग मिश्रा CCTNS सेल और आरक्षी अंकित त्रिपाठी साइबर सेल ने रक्तदान किया। बीमार के जल्द से जल्द ठीक होने की कामना की जा रही है। रक्तदान करने वाले जवानों का SP ने उत्साहवर्धन करते हुए सम्मान भी किया है। दोस्तों, खबर उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से। यहाँ पर जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी नरेंद्र विश्वकर्मा ने बताया कि जनपद में दिव्यांगजन एवं संस्थाएं जो दिव्यांगता के क्षेत्र में कार्य कर रही हैं, उन्हें सरकार की ओर से मदद दी जाएगी। प्रदेश के दिव्यांगजन के लिए राज्य निधि का गठन किया गया है। दिव्यांगजन के हितों में 4 प्रकार की वित्तीय सहायता दी जाएगी। उन्होंने बताया कि दिव्यांगजन द्वारा बनाए गए चित्रों, हस्तकला आदि सहित उत्पादों को प्रदर्शित करने के लिए प्रदर्शनी एवं कार्यशालाओं के लिए धनराशि सहायता के रूप में उपलब्ध कराना, दिव्यांगजन जिनका खेल, ललित कला, संगीत, नृत्य, फिल्म, थिएटर, साहित्य जैसे क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन हो, उन्हें राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों में प्रतिभाग किए जाने एवं खेल आयोजन के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना, दैनिक जीवन के गतिविधियों को बेहतर बनाने के लिए बेंचमार्क दिव्यांगता के व्यक्तियों को उच्च सहायता वाले उपकरण के लिए वित्तीय सुविधा देना, उत्तर प्रदेश के दिव्यांगजनों को गंभीर बीमारियों जैसे कैंसर, थैलेसीमिया, प्लास्टिक एनीमिया, मल्टी स्क्लेरोसिस से ग्रसित हो अथवा आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना से आच्छादित न हो तो उनको चिकित्सा के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। उन्होंने बताया कि इच्छुक दिव्यांगजन एवं संस्थाएं जो दिव्यांगता के क्षेत्र में काम कर रही हैं, अपना आवेदन पत्र कार्यालय जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी विकास भवन कमरा नंबर 26 गाजीपुर में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, ताकि प्रस्ताव दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ को अग्रिम कार्यवाही के हेतु प्रेषित किया जा सके। तो डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन के बाद हम आपको सिर्फ इतना कहना चाहेंगे कि आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा हमें बताइएगा जरूर। अपना फीडबैक जितने तरीके ऊपर पहले हम रेडियो उड़ान सुनने के आपको बता चुके हैं, उनमें से किसी भी तरीके से आप अपना फीडबैक हम तक पहुंचा सकते हैं। अपने फीडबैक हमें जरूर दीजिए ताकि हम इस प्रोग्राम को बेहतर बना सके। बहरहाल अब प्रोग्राम के अंजाम की बारी। प्रोग्राम के आखिर में न्यूज हेडलाइंस एक बार फिर। दिल्ली एयरपोर्ट पर कम गतिशीलता, दिव्यांग यात्रियों के लिए विशेष सहायता। राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान NISD में ऑटिज्म कॉन्क्लेव का आयोजन। सरकारी समारोहों में भाषणों की व्याख्या करने के लिए सांकेतिक भाषा विशेषज्ञ। समावेशी तकनीकी पहल बनाती है विकलांग व्यक्तियों को नौकरी के अवसरों के साथ सशक्त।
डेल्टा फ्लाइट प्रोडक्ट्स लाया है कम गतिशीलता वाले यात्रियों के लिए नई सीट प्रोटोटाइप की पेशकश। गुजरात ऑडिट में प्रमुख सरकारी विभागों में विकलांगों के लिए सुविधाओं की कमी। 2 दिव्यांग विद्यार्थियों ने की 10वीं की परीक्षा पास करके विकलांगता पर मात। कुछ ऐसे अपनी कलम से विकलांगों के सपने करती हैं पूरे पुष्पा। जानेंगे लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, क्वियर में क्या है अंतर। बिहार के मधुबनी में शिविर में 44 बच्चों को मिले दिव्यांगता प्रमाण पत्र। सांड के हमले में दिव्यांग घायल। महापरिनिर्वाण मंदिर पर दिव्यांगों के लिए रैंप बनाने की मांग। कैंसर के रोगी को मदद करने आगे आए भारतीय जवान। बेरोजगारों के लिए गुड न्यूज, उत्तराखंड में होगी बम्पर भर्तियां। सीएम धामी ने विभागों से मांगे हैं प्रस्ताव।